नमस्कार। मॉडल केएम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारत के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था। अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोगों ने भारत में बहने वाली नदियां और उनकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र के बारे में जाना था। हम लोगों ने ये जाना था कि हम लोगों ने भारत की जो नदियां हैं उनको दो भागों में बांटा हुआ है। कि हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरी है प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां। हम हिमालय से निकलने वाली नदियां जो मुख्य नदियां थी, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और उनकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ चुके थे। आगे आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियां या प्रायद्वीपीय भाग के अंदर, पठारी भाग के अंदर या दक्षिणी भारत के अंदर बहने वाली नदियों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो क्या है, सबसे पहला अंतर हम लोगों ने जाना था कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां वो सदा निरा है, हमेशा जल से भरी रहती हैं। कारण क्या है, वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ की चादरें बिछी हुई हैं जो पूरा वर्ष धीरे धीरे पिघलती रहती हैं और नदियों के अंदर पानी बहता रहता है। लेकिन दक्षिण भारत के अंदर या प्रायद्वीपीय भारत के अंदर बर्फ नहीं पड़ती, तो उन नदियों के अंदर पानी कहाँ से आता है। तो अगर आप लोगों ने याद हो, हम लोगों ने जब 10वीं की वीडियो बनाई थी जिसका नाम था जल संसाधन, उसके अंदर आपको बताया था कि जो पठारी भाग जो है वो स्पंज के तरह काम करता है। जब बारिश हो जाती है तो उसके अंदर पानी स्टोर हो जाता है और कहीं कहीं पर जहाँ अधिकतर जहाँ नदियों का उद्गम स्थल है वहाँ पर बाद में पानी जो है निकलता रहता है। हालांकि मानसून के समय में इन नदियों के अंदर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और सूखे के समय कम मात्रा में होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जो नदियां हैं वो पूरा वर्ष बहती रहती हैं। हाँ, अगर 2-3 वर्ष तक लगातार बारिश ना हो तो वो नदियां भी सूख जाती हैं। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले हम प्रायद्वीपीय भारत की उस नदी के बारे में पढ़ते हैं जो लगभग भारत को दो भागों में बांट देती है, उत्तरी और दक्षिणी भारत के बारे में। यदि आप लोगों ने मैप देखा हो तो ये इस तरह से आकृति है दक्षिणी भारत की। ये इधर गुजरात है, तो लगभग यहाँ वो नदी बहती है। ऊपर उत्तरी भारत है, नीचे दक्षिणी भारत है और इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। जब हम लोगों ने भारत की आकृति के बारे में पढ़ा था पिछले लेसनों में, तो हम लोगों ने भारत को 6 प्रमुख भागों के अंदर बांटा था। एक हिमालय पर्वत था, एक भारतीय रेगिस्तान था, तटीय मैदान थे, उत्तर भारत का मैदान था, प्रायद्वीपीय पठार था। तो उसी समय हम लोगों ने पढ़ा था जो मध्य उच्च भूमि है, तो यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है जिसको हम बोलते हैं विंध्याचल। यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है मध्य प्रदेश के अंदर, इस तरह से उत्तर से दक्षिण में, पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली हुई है। और उसके नीचे एक और दूसरी पर्वत श्रृंखला है जिसको हम बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इस भाग को हम नागपुर का पठार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी पहाड़ी क्षेत्र है, मतलब पहाड़ ज्यादा बड़े नहीं है। पहाड़ इधर पश्चिमी जो घाट है और पूर्वी घाट वहां पर भी पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट पर इस तरह से पूरे घाट पर महाराष्ट्र से लेकर नीचे केरल तक पहाड़ जो है श्रृंखला बनी हुई है, उनको हम आज जानेंगे। तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी को रेवा नदी या फिर कुंवारी नदी, स्थानीय भाषा में कुंवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ से निकलती है ये, यदि हम मान लें यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश का सबसे अंतिम जिला इधर पूर्व के अंदर जिला है, जिले का नाम है अनूपपुर। जहां पर क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। विंध्याचल और सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है उनका जो संधि स्थल है जहां पर वो मिल जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक और पर्वत श्रेणी है जिसको हम अमरकंटक की पहाड़ियां बोलते हैं। तो पूर्वी जो संधि स्थल है अनूपपुर जिले के अंदर
यहाँ पर ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ियां, और अमरकंटक की पहाड़ियों पर एक पहाड़ी है बैतूल या फिर मैखुल नाम से एक पहाड़ी है, वहां पर एक स्थान है जिसको हम बोलते हैं नर्मदा कुंड। नर्मदा कुंड, वहां से ये नदी निकलती है और ये उन गिनी चुनी नदियों में से एक है जो कि अरब सागर में पूर्व से चलकर पश्चिम में बहती हैं। बहुत ही कम नदियां हैं। ये नदी क्यों बहती है? अगर भौगोलिक दिशा देखें तो एक तरफ है पर्वत श्रेणी है, दूसरी तरफ भी पर्वत श्रेणी है, और पूर्व में उधर भी उच्च भूमि पठार और पर्वत श्रेणी है। तो वह रिफ्ट घाटी से होते हुए इस प्रकार होते हुए यहाँ अरब सागर में, गुजरात होते हुए अरब सागर में गिरती है। लेकिन इससे संबंध में एक पौराणिक कथा भी है। पौराणिक कथा क्या है? जो नर्मदा है या जो रेवा नदी है, इसके पिता ने इसका स्वयंवर की घोषणा की, इसका स्वयंवर रखा और उसमें बताया कि जो भी व्यक्ति गुलाब कांवली का जो पुष्प लेकर आएगा उससे वह उसकी पुत्री का विवाह करेगा। ये पुष्प कैसा होता है मैंने आज तक देखा नहीं। गुलाब कांवली का जो है पुष्प लेकर आएगा उससे वो अपनी पुत्री का विवाह करेगा। और ये पुष्प कौन लेकर आता है? ये लेकर आता है सोनभद्र। सोनभद्र इसको नद या नदी का पुरुष रूप माना गया है। भारत में जो नदियां बहती हैं सभी को महिला का नाम दिया गया है। सोनभद्र को जो है पुरुष माना गया है। इसका उद्गम भी उसी स्थान से होता है। तो अभी हम पढ़ेंगे जो क्या है, ये गंगा की सहायक नदी है। तो सोनभद्र वो पुष्प लेकर आता है और उसका पिता जो है नर्मदा का विवाह जो है सोनभद्र के साथ पक्का कर देता है। नर्मदा ने भी सोनभद्र की बहादुरी के बारे में और उसके खूबसूरती के चर्चे सुन रखे थे, परंतु ये मिले नहीं थे एक दूसरे से। तो इसलिए नर्मदा नदी क्या करती है, अपनी एक सहेली जिसका नाम था जुहिला, जुहिला के हाथों एक संदेश सोनभद्र के पास भेजती है। संदेश ले जाने से पहले जुहिला कहती है कि नर्मदा से कहती है कि वो अपने गहने और वस्त्र जुहिला को दे दे। तो नर्मदा जो है अपने गहने और वस्त्र जुहिला को दे देती है। जुहिला उन गहने और वस्त्रों को पहनकर वो संदेश लेकर सोनभद्र के पास जाती है। सोनभद्र को ये नहीं पता था कि ये जुहिला है या नर्मदा। वो उसके गहने और वस्त्रों से अनुमान लगाता है कि ये नर्मदा होगी और उससे प्रेम निवेदन उसके सामने रखता है। जुहिला के मन में भी लालच आ जाता है। वो भी सोचती है कि मैं सोनभद्र से विवाह कर लेती हूँ। तो और वो दोनों जब बैठे होते हैं तो नर्मदा काफी देर इंतजार करने के बाद जब उनको देखने के लिए पहुंचती है और उन दोनों को साथ में देखकर वो वापस चल पड़ती है, अपना रास्ता बदल देती है और वो कहती है कि वो कभी वापस नहीं आएगी। इससे पहले कहते हैं कि नर्मदा भी सोनभद्र की तरह ही गंगा नदी के अंदर मिलती थी, लेकिन बाद में इसने अपना रास्ता बदल लिया। तो पौराणिक और भौगोलिक दोनों ही कहानियां आपके सामने हैं। नर्मदा नदी से संबंधित और क्या है, एक है जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात आप लोगों ने सुना होगा। धुआंधार जो है जलप्रपात काफी फेमस है और एक नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछा भी जाता है। तो ये भी नर्मदा नदी के ऊपर ही है। एक जबलपुर जिले के अंदर, जबलपुर जिला है, वहां पर एक स्थान है भेड़ा घाट। वहां पर एक जलप्रपात बनाती है ये नदी, लगभग 9 मीटर ऊंचा। संगमरमर के पत्थरों से होते हुए जब ये बहती है तो उसके साथ क्या है, इसका पानी जो है दूध की तरह दिखता है। और जब इतनी ऊंचाई से पानी गिरता है तो उस पानी के छींटे उड़ते हैं, तो इस तरह से एक धुआं सा प्रतीत होता है। इसलिए इस जलप्रपात का नाम भी धुआंधार जलप्रपात पड़ गया है।
दूसरी बात क्या है, दोनों तरफ पहाड़ियां होने के कारण इसकी जो सहायक नदियां हैं वो लगभग 90 डिग्री पर इससे आकर मिलती हैं। इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके नाम भी विशेष प्रकार के हैं, जैसे कि शेर, शक्कर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा। तवा सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है। इसकी सहायक नदियों में और भी इसकी सहायक नदियां हैं, लेकिन इसकी सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी जो है वो है तवा। अब ये बहती किन किन राज्यों में है? ये बहती है मध्य प्रदेश में। पूरे मध्य प्रदेश को ये कवर करती है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। उसके बाद ये महाराष्ट्र और गुजरात का गुजरात की रेखा बनाती है। महाराष्ट्र में ये ज्यादा नहीं बहती, कहां पर? जहां पर गुजरात और महाराष्ट्र मिलते हैं वहां उनकी सीमा रेखा का निर्धारण करती हुई ये गुजरात के अंदर प्रवेश करती है और भरूच क्षेत्र से होते हुए यहाँ पर इस प्रकार से गुजरात है ये, तो ये जो खाड़ी यहाँ पर आकर ये अरब सागर में मिल जाती है। जैसे कि आपको बताया था कि इस नदी के अंदर जो जल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है जुलाई और अगस्त में, और सबसे कम मात्रा कब होती है इसके अंदर? मई के अंदर। अप्रैल और मई के जो समय होता है उस समय इस नदी के अंदर जो जल का प्रवाह होता है वो सबसे कम होता है, और अगस्त में सबसे ज्यादा इसके अंदर जल जो है बहता है। जबकि अगर हम बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी के अंदर भी अगस्त में ज्यादा जल होता है, लेकिन सबसे कम कब होता है? दिसंबर के लास्ट और जनवरी के प्रारंभिक दिनों के अंदर, जब सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है तो उस समय बर्फ का पिघलना कम हो जाता है। जबकि इसके अंदर सबसे कम जल कब पाया जाता है? मई के अंदर या अप्रैल के लास्ट और मई के शुरुआती समय में, मानसून आने से पहले जो गर्मी का मौसम होता है उस समय इसके अंदर जल की काफी कमी हो जाती है। यदि इसकी बात करें और इससे कोई विशेष क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता। दूसरा है एक सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, गुजरात के अंदर जो बना है वो भी इसी नदी के ऊपर है। बांधों के बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, तो इससे संबंधित सिर्फ ये क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक और इसकी जो नदी है जिसको इसकी छोटी बहन का नाम है दिया जाता है, वो भी अरब सागर में ही गिरती है। अरब सागर में भारत में बहुत ही कम नदियां गिरती हैं। यदि भारत की बात करें तो लगभग 69 से 70 तक, लगभग 70% जो है नदियां जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती। केवल 30% है जो नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में जो दूसरी प्रमुख नदी है, एक तो सिंधु नदी है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो हिमालय से बहने वाली नदी है। प्रायद्वीपीय भारत के अंदर सबसे बड़ी नदी जो है इसके अंदर गिरने वाली वो है नर्मदा, दूसरे नंबर पर है ताप्ती। इसको तापी या ताप्ती दोनों नामों से जाना जाता है, तापी या ताप्ती। ये नदी भी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से। यहाँ पर जो है क्या हम लोगों ने पढ़ा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, नीचे चलकर क्या है महादेव की पहाड़ियां, ये छोटा नागपुर का क्षेत्र है। तो महादेव की पहाड़ियों से जब हम पश्चिम की तरफ चलते हैं तो एक स्थान आता है जिसको हम मुल्ताई, मुल्ताई का पठार कहते हैं। मुल्ताई के पठार से ही ये नदी निकलती है। यदि अगर जिले की बात करें तो जिला है बैतूल, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के अंदर स्थित है मुल्ताई का पठार, वहां से ये नदी निकलती है। नर्मदा से काफी छोटी है और ये भी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर ही गुजरती है। नर्मदा के समानांतर ही चलती है। यदि इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदी है इसकी गिरना और पूर्णा, पूर्णा और गिरना जो है इसकी सहायक नदियां हैं। लगभग ये
सवा 724 के आसपास जो है किताब के अंदर इसकी लंबाई दे रखी है। वैसे नदियों की जो है एग्जैक्ट लंबाई नहीं दी होती, क्योंकि जब इनके अंदर जल की मात्रा कम होती है तो इनका जो ज्वार नदमुख होता है, जो इनका जो या फिर जो डेल्टा बनाते हैं, तो वो पानी कम होने के कारण पीछे खिसक जाता है। और जब पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो ये काफी आगे तक बहती हुई दिखती है। जैसे कि अगर हम बात करें नर्मदा का, तो लगभग 20-22 किलोमीटर का ज्वार नदमुख है। तो इसलिए इनकी एग्जैक्ट लंबाई नहीं होती, अनुमान लगाया जाता है लगभग में। तो ये लगभग 724 इसकी लंबाई जो है 724 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई दे रखी है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर ये नदी बहती है। उसके बाद हम नीचे ये वाला जो क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, उसके बारे में पढ़ते हैं। और दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है गोदावरी। गोदावरी ये क्या है? जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट जो तटीय मैदान है, जो पश्चिम का जो तटीय मैदान है, जो हम लोगों ने नाम पढ़ा था जिसका कोंकण, मालाबार, जो आप लोगों ने नाम सुने होंगे, तो उससे उनके बीच में क्या है? तटीय मैदान और मुख्य भूमि के बीच में एक पर्वत श्रृंखला है। यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती और अधिकतर क्या है? पूर्व की तरफ बहती है, क्योंकि जो भारत का जो पठारीय क्षेत्र है वो इस प्रकार से थोड़ा सा टेढ़ा है, पूर्व में थोड़ा सा नीचा है, जबकि पश्चिम में थोड़ा सा ऊंचाई पर है। इसका फायदा ये है कि अधिकतर जो क्या है, पहाड़ियां बिल्कुल पश्चिमी भाग में है और अधिकतर भारत का जो क्षेत्र है वो पूर्व की तरफ रह जाता है, तो ज्यादा क्षेत्र को ये सिंचित करती है। तो बात करते हैं गोदावरी की। गोदावरी जो है महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र राज्य, और जिला है नासिक। बात करें स्थान की, तो स्थान का नाम है त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी है। त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से नदी निकलती है और इस प्रकार से अरब सागर के अंदर बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर मिल जाती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये दो नदियों में, दो धाराओं में बढ़ जाती है। इस प्रकार से दो धाराओं के अंदर बढ़ जाती है। यहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण करती है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन के बाद। तो डेल्टा का निर्माण करते समय ये दो धाराओं में बढ़ जाती है। आगे भी अनेक धाराओं में बढ़ती है। जो दो नदियां हैं, एक का नाम है गौतमी और दूसरी का नाम है विशिष्टा, जो दो धाराओं के अंदर बढ़ जाती है। यदि इसकी बात करें, इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। काफी इसकी प्रसिद्ध और काफी पवित्र जो है नदी है। इसकी बात करें लंबाई की, तो लगभग 1500 किलोमीटर। भारत की दूसरी सेकंड लार्जेस्ट जो है नदी है भारत के अंदर बहने वाली। सबसे पहले है गंगा, उसके बाद है गोदावरी। और इसकी जो सहायक नदियां वो हैं गौतमी, विशिष्टा के बाद प्राणहिता और इंद्रावती, और इंद्रावती के बाद है मंजीरा। ये जो हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और भी इसके अंदर आकर नदियां मिलती हैं, लेकिन इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा। गौतमी और विशिष्टा आगे जाकर इसी में से बन जाती हैं। और इससे कोई विशेष इसमें कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया। उसके बाद बात करते हैं अगली जो नदी है दक्षिण भारत की विशेष बड़ी नदियों के अंदर आती है, उसका नाम है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से ही निकलती है। महाराष्ट्र का एक जिला है सतारा, सतारा से निकलती है। जगह का नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर
इस पहाड़ी से, इस स्थान से निकलती है और निकलने के बाद आंध्र प्रदेश में जाकर ये गिर जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, जैसे कि लगभग इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 1300 किलोमीटर है, और इसकी अगर सहायक नदी की बात करें तो कुड़ाली, बेगा, दूध गंगा, मूसी नदी के किनारे पर है हैदराबाद। यदि आप लोगों ने हैदराबाद का नाम सुना है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी जो है वो भी इसी नदी की एक सहायक नदी है मूसी, उसके किनारे पर बसा हुआ है। और कोई विशेष क्वेश्चन इससे नहीं बनता, एक एक अलग अलग नदियों के बारे में नहीं, बल्कि प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में ही पूछा जाता है। एक एक नंबर का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वो इनका उद्गम स्थान ये पूछ लिया जाता है ज्यादातर। उसके बाद अगली जो नदी है, मुख्य जो नदी है दक्षिण भारत की, वो है कावेरी। कावेरी जल विवाद आप लोगों ने सुना होगा, क्वेश्चन भी आता है इंपॉर्टेंट, एक नंबर का पूछा जाता है कि किन दो राज्यों के बीच में है या कब से है। तो काफी पुराना, अपने भारत देश की आजादी से भी पुराना जो है इनका इतिहास है। तो कावेरी जो है कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक से कावेरी का उद्गम स्थान है कर्नाटक। लंबाई लगभग 760 किलोमीटर और सहायक नदियां हैं अमरावती, हेमावती, और इससे कोई विशेष क्वेश्चन नहीं। हाँ, एक और इसके ऊपर भी एक जलप्रपात है जिसको शिव समुद्रम कहा जाता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो भी इसी के किनारे पर है। बाद में ये तमिलनाडु के अंदर जो है तमिलनाडु होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आप लोगों ने अनुमान लगा लिया होगा कि कावेरी नदी का जो विवाद है वो किन दो राज्यों के बीच में होगा। उसके बाद जो है मुख्य जो नदियां हैं हम लोग कर चुके हैं। यदि बात करें अन्य जो नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं तो है साबरमती का नाम आप लोगों ने सुना होगा, गुजरात के अंदर जो बहती है। और एक नदी है माही। दोनों जो नदियां हैं गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिरती हैं। और एक नदी है लूनी नदी जो कि राजस्थान के अंदर जो रावली जो पर्वत श्रृंखला है वहां से दो धाराओं के रूप में निकलती है, लेकिन क्या है वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। यहाँ जो कच्छ का रण है यहाँ पर वो समाप्त हो जाती है। अन्य अगर नदियों की बात करें तो इसमें अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, जैसे कि दो नदियां हैं गोवा के अंदर, एक का नाम है मांडवी, काफी फेमस नदी है मांडवी, और जुआरी, दोनों गोवा के अंदर बहती हैं और इधर अरब सागर में आकर गिर जाती हैं। केरल के अंदर भी दो प्रमुख नदियां, एक का नाम है भारतपुजा, एक का नाम है पेरियार, ये भी अरब सागर में गिरती हैं। अन्य जो है बाकी अलग और नदियों के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता और ना ही अपनी किताब के अंदर, पुस्तकों के अंदर दिया गया है। एक पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, एक शब्द आया था जल विभाजक की। जैसे क्या है, यदि हम अगर बात करें इस प्रकार से, यदि उत्तरी भारत की बात करें तो इधर से सिंधु नदी निकलती है, इसकी सहायक नदियां हैं, इधर गिर जाती हैं, इधर गंगा और उसकी सहायक नदियां। इस क्षेत्र में कोई नदी नहीं आती। कारण क्या है, ये है जल विभाजक जो अपने आसपास की जमीन से थोड़ी ऊंची होती है। और इस जल विभाजक का नाम क्या है, अंबाला, अपने हरियाणा के अंदर है अंबाला
जो है एक प्रमुख जल विभाजक का काम करता है। जैसे कि नर्मदा नदी के केस में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों ने किया। इधर अमरकंटक की पहाड़ी थी तो उस पानी को उन्होंने पूर्व में जाने की बजाय पश्चिम में लेकर आए, जिसका फायदा भी हुआ क्योंकि वो ज्यादा क्षेत्र को सिंचित करती है। उसके बाद इस लेसन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जल प्रदूषण और उसको रोकने के उपाय, जो कि आपको पीडीएफ के रूप में आपके पास भेजा जा चुका है। जल प्रदूषण के कारण क्या है मुख्य रूप से, जैसे कि उद्योगों से निकलने वाला जो गंदा पानी है वो नदियों के अंदर डाल दिया जाता है, या फिर जो उद्योग नदियों से दूर है तो वहां पर जो कचरा इकट्ठा हो जाता है तो वो भी रिस रिस कर धीरे धीरे जमीन के अंदर चला जाता है। जैसा कि तमिलनाडु के अंदर हुआ था, वहां पर कचरा इकट्ठा होने के कारण जो है धीरे धीरे रिस कर नीचे चला गया और बाद में जो आस पड़ोस के जो गांव थे उसके अंदर जो कुएं थे, कुएं से जो पानी पीते थे उस पानी को पीने से अनेक प्रकार की बीमारियां उनको हो गई थी। दूसरा कारण है अत्याधिक जो बड़े शहर हैं उनके अंदर से जो कचरा निकलता है वो भी नदियों के अंदर डाल दिया जाता है। जैसे कि दिल्ली के अंदर यमुना जो है वो नदी नहीं बल्कि एक नाले के रूप में ही रह गई है, बिल्कुल गंदा पानी जो है उसका हो चुका है। तीसरा बड़ा कारण है समुद्र के अंदर जो हम लोग तेल वगैरह निकालते हैं और दूसरा जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं तो उनके अंदर से तेल रिश्ता है, जिसके कारण बहुत सारे समुद्री जीव हैं जो मारे जाते हैं और पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और इसके अलावा जो है खाद और रासायनिक दवाओं के प्रयोग के कारण जो है जो खेतों में प्रयोग करते हैं और बाद में जो नहरों के अंदर नदियों के अंदर मिल जाता है, जिससे भी पानी जो है दूषित हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है। अभी हमारा जो क्वेश्चन है जो लेसन है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।